नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, दिन उगने को है और हम आए हैं महेश्वरी भवन। जी हाँ, महेश्वरी भवन नीमच का वह स्थान है जहाँ पर महेश्वरी समाज की बड़ी गतिविधियाँ संचालित होती है और यहाँ हमसे रूबरू होंगे महेश्वरी समाज के युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता और एक ऐसी राजनीतिक हस्ती जिन्होंने अलग हटकर अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, तरुण भाईटी का नाम तो सभी जानते हैं और वे अलग हटकर अपनी राजनीतिक अप्रोच रखते हैं। साथ ही वे जनसेवा के काम में भी जुटे हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे बीच रूबरू हो रहे हैं श्री तरुण भाईटी जी। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज हमने यहाँ तय किया कि हम सुबह सवेरे का कार्यक्रम कहीं किसी अच्छे स्थान पर करेंगे ताकि प्राकृतिक सौंदर्यता भी बनी रहे और आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। तो कैसे आपकी दिन की शुरुआत होती है? सुबह मतलब हमने देखा कि 6 बजे आप उठ के निकल जाते हैं, तो लगभग किस तरह से आपका जो दिन का आगाज होता है? देखिए, सवेरे सभी साथियों को नमस्कार। सुबह 6 बजे के लगभग मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता हूँ और अलग अलग जगह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। कभी अम्बेडकर रोड पर जाता हूँ, कभी CRPF चौराहे पर जाता हूँ और ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है और अपना स्वास्थ्य भी ध्यान रखता हूँ। अच्छा, इसी दौरान क्या सुबह से ही लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जन समस्या के मुद्दे सामने आना शुरू हो जाते हैं? निश्चित है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो लोग अपनी समस्या बताते हैं और सुबह भी लोग मिलते हैं, दिन में भी लोग मिलते हैं, जिससे भी करके कुछ भी हो, लेकिन जो अपना लक्ष्य है वो पूर्ति हो जाए। जी, फिर क्या रहता है दिन की शुरुआत? मतलब सुबह मॉर्निंग में घूमते हैं, आने के बाद कहाँ किस तरह से ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कैसे काम पूजा पाठ करने के बाद जो अपना कार्य क्षेत्र है वहाँ मैं देखता हूँ कई लोग कलेक्टर के ऑफिस के कार्यालय के लिए काम करने के लिए फ़ोन करते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं SP से मिलना है, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, शहर में जाते हैं। तो ये एक दिनचर्या है जिसमें राजनीतिक कार्य भी हो जाता है, सामाजिक कार्य भी हो जाता है। अच्छा, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन अभी कुछ समय से कांग्रेस से दूरी बनाए रखे हुए। आपके 2 आंदोलन हुए, वो उसमें कांग्रेस का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। एक था स्मार्ट मीटर आंदोलन जो गैर राजनीतिक था, दूसरा सोयाबीन पंचायत जो गैर राजनीतिक थी। क्या कारण है कि कांग्रेस से दूरी बना रहे? न तो इसमें कांग्रेस से दूरी वाली बात है और न ही कोई ऐसी बात है कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जाए। दोनों जो मेरे आंदोलन थे वो दोनों थे सरकारी खिलाफ आंदोलन थे और हमारे उद्देश्य एक ही था कि कुल मिलाई किसी भी प्रकार से लोगों को राहत मिले। चाहे सोयाबीन आंदोलन के जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था और स्मार्ट मीटर तो आज भी इतना ज्वलंत मुद्दा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अगर इनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं? तिरंगा झंडा सबसे बड़ा होता है, तिरंगा झंडा हमारा था इसके अंदर। और किसी को जब आपने पूछे बता दो, ये सब जो है ऊपर के नेताओं की मॉनिटरिंग में काम चल रहा था। नहीं, लेकिन वो तो सही है, लेकिन नीमच के स्थानीय नेताओं ने तो इसकी शिकायत आपकी किसी चीफ हाई कमान तक की है। तरुण भाईटी खुद व्यक्तिगत राजनीति करके चल रहे, संगठन से दूरी बनाए। हो सकता है शिकायत करो, लेकिन मेरे जो आंदोलन को तो प्रदेश भर में सहारा गया और स्मार्ट मीटर आंदोलन को तो और भी जगह करने को कहा गया और सोयाबीन पंचायत को तो खुद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने अपनी ट्विटर फेसबुक पर डाला और उसको आंदोलन को सहारा। विधानसभा चुनाव में लगातार आप दावेदारी करते रहे हैं और इस बार तो लग ही रहा था कि लगभग आपका टिकट फाइनल है। क्या कारण था कि इन वक्त पर टिकट करेंगे? किस तरह की राजनीति? ये पार्टी के बड़े नेताओं का अपना डिसीजन होता है। उन्हें कुछ लगा होगा कि नीमच में किसी और को मौका देना चाहिए, तो उनको मौका दे दिया। और ये तो एक राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें, सब चीज़ें वो निकालते हैं कि बड़े नेताओं की क्या सोच रहती है वही जान सकते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य तो ये था कि मैं भरपूर तैयारी के साथ जनसेवा के क्षेत्र में बराबर हूँ। तो जो कह रहे थे कि आखिरी फाइनल 2 में नाम थे आपके, उमराव सिंह गुर्जर के, इसमें और भी नाम शामिल था या उमराव सिंह गुर्जर से प्रतिद्वंदिता थी? देखिए, मेरा नाम शामिल था ये मुझे पता है, दूसरा टिकट इनको मिला ये मुझे पता थी, बाकी किसी और भी जानकारी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर से आपके ना काफ़ी मतभेद रहे और राजनीति में आपके बड़े प्रतिनिधि वो माने जाते हैं और साथ ही ये रहा कि उनके कारण कई बार आपको ना राजनीतिक नुकसान हुआ। ये एक सामाजिक जीवन है, इसके अंदर रहता है कि प्रतिनिधित्व ऐसी होती नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व थी
और राजनीतिक हर पार्टी में कहीं ना कहीं राजनीतिक एक दूसरे के विरोधी रहती है। लेकिन उमराव सिंह गुर्जर का तो इस तरह की प्रतिबद्धता थी कि मारपीट तक हुई, FIR तक हुई, हमले तक हुए और मतलब जान जोखिम में तक आ गई। ये सब पुरानी बात है, ये हम नई बात करें कि बताया क्या करना है उसमें लगा, ये तो पुरानी बात है। अच्छा, ये तो मानते हैं कि उमराव सिंह गुर्जर जो आपके राह में और सफलता में कांटा था वो निकल गया। देखिए, कोई किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, न कांग्रेस को फर्क पड़ता है न किसी को है। वो अपने क्षेत्र में अपना काम करेंगे, मैं अपने क्षेत्र में काम करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं कर पाया निश्चित है कि फिर हाँ अपने आप बन जाएगी। उमराव सिंह गुर्जर जब बीजेपी में चले गए तो सबसे ज्यादा पटाखे तो कौन भाई ने फुड़वाए थे? जिला कांग्रेस कार्यालय में इस चीज को किया गया और इस बात के लिए किया गया कि जिस आदमी को पार्टी ने बहुत किया, उनको विधानसभा चुनाव से लेकर जनपद मंडियाँ सब कुछ बनाया और ऐसे समय में जो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ कर चले जाना, ये तो निश्चित है नहीं। तो ये तो पार्टी को नुकसान था ना, आप लोगों ने खुशियाँ बनाई, इसलिए मनाई खुशियाँ इस चीज को लेकर। फिर राह में से कांटा निकल गया। नहीं, राह में से कांटा निकलने वाली बात नहीं थी। हमेशा पार्टी के साथ अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो निश्चित है कि अब तो हमसे मत छिपाओ। अच्छा, ये बताइए कि अब तो विधानसभा में अब तो आपका कोई राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है और इस बार फिर विधानसभा की क्या तैयारी? देखिए, जनसेवा क्षेत्र में राजनीति का प्रमुख उद्देश्य जनसेवा रहती है और प्रतिद्वंदिता का जहाँ तक सवाल है, मुझे भी जनता के बीच में जाना है। 4 साल चुनाव में है, अब जनता के बीच में अपने आप को साबित भी करना है और अगर उचित ढंग से काम करेंगे, जनता के लिए उचित कर पाए, निश्चित विधानसभा की ज़्यादा रहेगी और पार्टी मौका देगी। तो आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत है। हमारे नीमच मंदसौर जिले में तो पिछले 20 साल से कोई किसी को टेका नहीं पाया है, बड़े से बड़े धुरंधर फेल हो गए। ऐसी स्थिति में आप और कांग्रेस को क्या मानेंगे? देखिए, कांग्रेस अपनी जगह है, आज भी कांग्रेस में 36 से 38% विधानसभा चुनाव में हुए हैं और लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा वोट प्रतिशत किया है। ये राजनीतिक विचारधारा है। सरकार ने लाडली बहना के नाम पर झूठी वोट हासिल किए और आज वो लोग लाडली बहना ही परेशान है। कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस अपनी जगह कायम है, अपनी विचारधारा से कायम है और विचारधारा के लिए दिलीप सिंह परिहार का कार्यकाल बेहद अच्छा माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी, नीमच में एक ओवरब्रिज बन रहा है, बाईपास बन रहा है, नीमच 4 लेन बन रहा है। उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में आदमी अपने मन से काम करे, उससे अपना प्रोफेशन लगाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की पहले नाम गुजार कर दूँ, कमलनाथ की बेटी, इनका कोई इसमें योगदान नहीं था और अन्य काम तो करना ही है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, ये उनकी जवाबदारियाँ है कि जिस अगर 36 में विधानसभा आदमी जीत जाता है तो वो अपना काम करे, जनता की अपना को साबित करे। ये कोई एक्सेस काम मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ताकि नीमच कर दिया हो कि नीमच का नाम पूरा देश में रोशन हो गया, ऐसा कोई काम तो बिल्कुल हुआ नहीं। ये एक साधारण प्रक्रिया है, विकास का एक काम है जो सभी जनचीजों को बराबर करता है। दिलीप सिंह परिहार को विकास कह रहे हैं क्या? वो आप कह रहे हैं कि हमारे में तो बहुत हम लोग बहुत सारी चीज़ों में शिक्षा निकाल रहे हैं। कभी हम लोगों ने स्कूल का मुद्दा उठाया है इस चीज़ को लेकर और बहुत सारे नीमच के मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक नीमच की पूरी नहीं होती है। बकायदा वो आप पता नहीं है, पता नहीं है, नगर पालिका के अंदर इतना ज़्यादा नीमच के अंदर कभी हमको कहा था, कभी जमीनों को आता, ये क्यों नहीं बोलते? आखिर में नीमच से मंदसौर सर विभाग सांसद ले चले गए, ये क्यों नहीं बोले? सवाल 1000 के ऊपर भी क्यों नहीं बोलते? जनता का वोट मिल जाता है वो अलग बात है, विचारधारा का सब लड़ाई है, लेकिन नीमच हितों के अंदर की क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये कहा जाता है कि सांसद ने बहुत सारी चीज़ें मंदसौर ले गए। मंदसौर क्या ले गए? तो वो पेड़ वो तो कोई आपके इंजन से रखने की जगह वो खत्म हो गई। NCC का आप नीमच चले मंदसौर चले कोई फर्क नहीं पड़ता था। NCC तो हर स्कूल में चलती है। और इसके विपरीत देखा जाए तो सुधीर गुप्ता ने जो कांग्रेस के समय 5-14 पट्टे रह गए थे, अब वो कहते हैं कि 1,15,000 तक पहुँच गए। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ जो मैं गिनाते मेडिकल कॉलेज स्कूल में अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वो एक बड़ी उपलब्धि आपको तो नहीं सकता लोको शेड पुराना चला गया, सरकार ने योजना बंद कर दी लोको शेड की, जब वापसी बंद हो गए। अपनी पट्टे की बात है, आबादी बढ़ी पट्टे बढ़ेंगे, पहले 20,000 के पट्टे 50,000 के पट्टे मिला करते थे, 6,000 के पट्टे कर दिए, निश्चित है कि संख्या पर संख्या दिखेगी। सही बात मेडिकल नहीं, लेकिन ये तो नए पट्टे नहीं है, ये तो वो पट्टे हैं जो पुराने हैं, जो मिलावट के कारण किसी अन्य कारण निरस्त हो गए थे। 20 साल 15 साल 10 साल पहले भी पट्टे काट दिए जाते
सरकार की नीतियाँ हैं कि सरकार को अगर लेकिन अफीम पट्टे की हमारी बात चल रही थी, तो अफीम पट्टों को लेकर आप कह रहे हैं कि संख्या बड़ी है तो पट्टे भी बढ़ेंगे, लेकिन सारे पट्टे तो पुराने बहाल हो रहे हैं, नए नहीं बढ़े। मैंने आपको बताया कि 50 सारी के पहले पट्टे मिला करते थे, 20 सारी के पट्टे सामान्य हुआ करते थे, अब 5-5, 6 सारी के पट्टे हो गए हैं। तो निश्चित है कि इनको संख्या बल में ये संख्या बल ज़्यादा ही दिखेंगे। और अगर सरकार पट्टे अगर बढ़ाती है तो सरकार की खुद की अपनी अफीम की आवश्यकता होती है, उसको लेकर सरकार पट्टे बहाल कराती है। जी जी जी। चलिए, अब दूसरी चीज़ ये कि जो कांग्रेस में उमराव गुजर के जाने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करें तो दो लोग आपके लिए प्रमुख आने वाले समय में दावेदारी करेंगे, बाधा बनेंगे। भानु प्रताप सिंह, दूसरा मधु बंसल। इनको किस रूप में देखते हैं? ये सब साथी हैं हमारे कांग्रेस के, हम भाजपा के साथ लड़ाई लड़ते हैं, सब हमारे साथी एक साथ हम लोग काम करते हैं। और लेकिन टिकट के दावेदार तो वे भी है दोनों। देखिए, टिकट मांगना आपका भी अधिकार है, टिकट हर आदमी मांग सकता है, वो गलत नहीं करता है। जो आदमी टिकट मांगता है, किसी की दावेदारी करता है, वो कतई गलत नहीं होता। वो हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है अपने अपने क्षेत्र में, और निश्चित अगर वो काम करेंगे, मैं काम करूँगा, पार्टी जिसको उचित होगी उसको मौका मिलेगा। भाजपा में आप अपने समकक्ष मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? दिलीप सिंह परिहार या पवन पाटीदार? पूरी भाजपा ही मुकाबले में है और उनकी पूरी भाजपा से लड़ना है, कोई व्यक्ति तो इसमें इंगित होगा नहीं। जी, फिर भी आपका मुख्य विरोधी कौन है? नहीं, पूरी भाजपा की विचारधारा मेरे विरोधी है। अच्छा। हमने सुना जीरण में आप एक बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं जहाँ पे सेवा के प्रकल्प है, राजनीति से हटकर भी सेवा के बहुत सारे प्रकल्प है। क्या प्रकल्प है? देखिए, जीरण गौशाला का मामला ऐसा है कि उसको हम कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लाना चाहते। 25 साल से जीरण गौशाला चल रही है, जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। कई लोगों को पता भी नहीं जीरण में गौशाला है और जीरण में गौशाला चलाती कैसे है। न तो कभी उसमें दान मांगने जाते हैं, न आपकी आज कोई रसीद बुक लेकर नीमच शहर में अभी आया होगा। गौशाला एक स्वावलंबी एक स्वयंसेवी संस्था है जिसमें मतलब नियम अनुसार काम होते हैं, विदाउट चेक पेमेंट नहीं होता, कर्मचारी है, डॉक्टर है, सरकार की मॉनिटरिंग है। एक अलग से प्रकल्प है जो एक आत्म संतुष्टि के लिए चंदा नहीं करते तो फिर गौशाला संचालन का आर्थिक वहन किस तरह से होता है? देखिए, चंदे से मेरा मतलब ये है कि अन्य कहीं चंदा लेने नहीं जाते, जिसको भी देना है गौशाला में आकर वो अपना समर्पण कर सकता है। लगभग कितने गाय होंगी? लगभग उसी भी गौशाला में 750 से 800 गाय भी वर्तमान में। डॉक्टर वगैरह सब है? सरकारी डॉक्टर भी आते हैं, परमानेंट डॉक्टर गौशाला रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये कब से चल रही गौशाला? ये 6 अप्रैल 2000 को लगी थी, स्टार्ट हुई थी। आज 24 साल से ऊपर उसमें गौशाला लगातार चल रही है। जिला अस्पताल का मुद्दा बार बार उठाते रहे, जन सेवा समिति आपने बनाई और वहाँ पर आंदोलन किए। अभी भी कल रात को घटना घटी जिला अस्पताल में, और मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद भी हालत नहीं सुधर है। देखिए, मैं तो आपसे बता रहा हूँ, रात की बवाल हुआ इस चीज़ को लेकर, स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है और उसके सबसे बड़े दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद हैं। आज लगातार अस्पताल में मौतें हो रही है, रेफर किया जा रहा है। रात को बड़ी घटना हो गई, 26 बच्चों को गलत इंजेक्शन लगा दिए गए। उसके बावजूद भी आज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आ गए, तो ये डॉक्टर वहाँ काम क्यों नहीं करते? आज हड्डी का डॉक्टर नहीं है, परेशानी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत गायनिक में आती है। ये लोग जानबूझ के पैसा लेके और रेफ़र कर देते हैं। एक मेरा तो ऐसा मानना है, सिंडिकेट इन लोगों ने बना रखा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों में रेफ़र किया जाए, जिससे एक परिवार में 60,000 50,000 का एक बच्चे की डिलीवरी का खर्चा पड़ता है। आगे सरकारी अस्पताल है तो वो काम क्यों नहीं करते? क्यों हमारे विधायक वहाँ दौरे पर नहीं जाते? क्यों डॉक्टर से बात नहीं करते? क्यों लोगों की समस्या सुनने वहाँ नहीं जाते? एक अगर विधायक बना है या कोई सांसद बना है तो उनका फर्ज होना चाहिए कि पहले जन सुविधा है लोगों को प्रदान करें। विकास तो निश्चित होंगे, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन कह रहे मेडिकल कॉलेज आने के बाद ये अस्पताल की हालत में सुधर जाएंगे। अच्छा हो जाए, सुधर जाए। अगर मेडिकल कॉलेज आया, निश्चित है कि मेडिकल कॉलेज आने के बाद तो एक स्वास्थ्य सुविधा मिलती ही है। अच्छी बात है, अगर मेडिकल कॉलेज आने के बाद नीमच स्वास्थ्य सुविधा सुधर जाए तो हमारे लोगों को उदयपुर और अहमदाबाद जाना कम होगा। ये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी आपके कुछ प्रकल्प हैं। एक आपका उदयपुर में भी ब्लड उपलब्ध कराते हैं, नीमच में भी बहुत सारे काम है। क्या है? देखिए, उदयपुर में एक प्रकल्प हमारा चलता है। उदयपुर अहमदाबाद में किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो ये देखने में आया था, बीच में समस्या आई थी कि लोग बाग उदयपुर जाते हैं, 4 घंटे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, 4 आदमी साथ जाते हैं। तो उसमें हमने सुविधा करा दी कि अगर उदयपुर में किसी को ब्लड चाहिए तो हमें फ़ोन करे, उनको एक कॉल पर उदयपुर ब्लड मिलता है। और पिछले 2.5 साल से लगभग ये जो प्रकल्प बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अंदर ये है कि हमने कई लोगों को उदयपुर ब्लड उपलब्ध करा दिया, और ये हम उनसे ये भी कहते हैं कि इसके एवज में अपने ब्लड उदयपुर में ना तो नीमच में रक्तदान कर दें, लेकिन ये एक अन्य लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा प्रकल्प हमारा चल रहा है। और क्या प्रकल्प है नीमच में? देखिए, जन सेवा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, बच्चे हैं तो भी ऐसी चीज़ें हैं जो
मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ और वो मैं राजनीतिक रूप से कभी जाहिर नहीं करना चाहता कि मेरे साथ क्या, मैं इसके साथ क्या समाज सेवा का क्षेत्र है। ये क्योंकि एक जन सेवा क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र है, तो इसमें है कि लोगों की लड़ाई की है, लोगों की लड़ाई हम लड़ें और लोगों को न्याय दिलाएं। फिर हम राजनीति की बात करते हैं। आपको कभी दिग्विजय सिंह गुटका कहा जाता है, तो कभी सिंधिया गुटका कहा जाता है, वर्त तो कभी मीनाक्षी जी के गुटका कहा जाता है। आप किस गुट के हैं? सिंधिया जी तो भाजपा में चले गए, दिग्विजय सिंह जी, मीनाक्षी सब कांग्रेस के और हम कांग्रेस के लोग हैं जी। तो किस गुट के? मीनाक्षी जी के या दिग्विजय? कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस और हम भी कांग्रेस के। हमारे गुट एक है, कांग्रेस है, और कांग्रेस की छतरी के नीचे हम सब लोग काम करते हैं। जी। तो आने वाला जो समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश में दिख रही है कि बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से डटी हुई है, और ऐसे में आप जब कांग्रेस का झंडा नहीं थामते हो, अपने व्यक्तिगत तौर पे आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचता है। आप ये ऐसा सोचते हैं, भाजपा की स्थिति मजबूत वो अपनी जगह लाडली बनने की वजह से हुई थी। कार्य उनके ऐसे भी नहीं, आज बरसात हो रही है, किसानों के मुआवजे के बाद उनके ऊपर लग जाएंगे, या किसानों को फसल होने के बाद आगे ऊपर लग जाएंगे। और कांग्रेस अपने आप में जनता के बीच में है, इसलिए लोग कांग्रेस के पास आगे काम करवाना चाहते हैं। आज विपक्ष से, जो सत्ता पक्ष से परेशान होते, काम नहीं होते। आप देखिए जन सुनवाई में 200 की लाइन क्यों लगती है? मेरा सवाल जिला प्रशासन से भी है कि आगे जन सुनवाई में 200 लोगों की लाइन क्यों इस बात की लगती है? उसका मतलब ये हुआ कि नीचे के अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर नीचे के अधिकारी तहसीलदार से लेवल के, एसडीएम के लेवल अधिकारी ढंग से काम करेंगे अन्य विभागों के, तो वो कलेक्टर भीड़ नहीं होगी। इन सबकी मॉनिटरिंग कौन करता है? हमारे नेता करते हैं, वो मीटिंगें लेते हैं मॉनिटरिंग कमेटी की, लेकिन सिर्फ मीटिंग में चाय बिस्किट खा के आते हैं, लेकिन जनता की एक्चुअल लड़ाई वो लोग नहीं कर पा रहे। आपका लक्ष्य क्या है आने वाले समय में राजनीतिक रूप में? देखिए, राजनीतिक रूप में चूंकि एक जनसेवा तो लक्ष्य है ही, राजनीति का सबसे प्रमुख ये जनसेवा होता है। हम लोग समाज सेवा के माध्यम से उसमें लगे हुए हैं, और जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में बात है, निश्चित है कि आदमी संगठन में आता है, चुनाव लड़ता है। तो चुनाव मैं भी लड़ा हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। निश्चित है कि अगर पार्टी अगर कोई चुनाव लड़ने का मौका देगा तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का कि लोकसभा का? जो पार्टी मौका देगी, प्रथम अभी